हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं न्यूबॉर्न केयर के बारे में। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जब हॉस्पिटल में बेबी होता है तब हमें किन चीज़ों की मतलब बेबी केयर के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेबी केयर। तो हॉस्पिटल के जो 2 या 3 दिन रहते हैं तब मैंने अपने बेबी के लिए क्या क्या किया था वो आज के वीडियो में शेयर करूँगी, जिससे आपको शायद थोड़ी हेल्प मिल सके। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, जब हमारा बेबी हॉस्पिटल में होता है डिलीवरी के जस्ट बाद डॉक्टर्स वगैरह उनको बेबी को अच्छे से वॉश करके क्लीन करके चेकअप वगैरह करके और फिर हमें हैंड ओवर करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा मतलब रिवाज है कि बेबी 6 डेज़ तक हम लोग उसको नहलाते नहीं हैं और मदर को भी नहीं नहलाते हैं। 6 डेज़ के बाद में सब एक रस्म होती है जिसमें बच्चे को भी नहलाया जाता है, माँ को भी नहलाया जाता है और सारी चीज़ें होती हैं। बट 6 दिन से पहले कुछ नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ नहलाने का सिस्टम तो है ही नहीं, तो नहलाने की तैयारी करके मैं हॉस्पिटल में नहीं गई थी। बट क्योंकि बेबी को तो क्लीन करना पड़ेगा, बेबी सूसू पॉटी और ये सब तो करेगा ही, स्पिट करेगा, उसको फीड करना नहीं आता है तो फीड करते टाइम भी सारा कुछ यहाँ से लीक करता है, सब गंदा होता है। तो उन सब से को बचाने के लिए मतलब हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्लीन तो करना पड़ेगा। तो मैं अपनी तैयारी बताती हूँ। मैं साथ में लेके गई थी बेबी वाइप्स और कुछ कॉटन क्लोथ्स आते हैं, वॉश क्लोथ्स जिनको बोलते हैं, हैंकी जैसे होते हैं बट बच्चों के हिसाब से बने होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल के। मैंने आपसे एक दो वीडियोस शेयर किए हुए हैं जिसमें बेबी केयर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक करना। उसमें सारी जो चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर भी बताई हुई हैं और उनके लिंक्स वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएगा और प्रॉपर डिटेल में वो वीडियो मैंने शेयर किया है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर वो 2 से 3 दिन की बात कर रही हूँ। तो वॉश क्लोथ जो थे वो मैं रख करके गई थी और साथ में मैंने बेबी वाइप्स रखे थे जो कि आपको देखने होंगे कि जिनमें कोई वाटर बेसिकली होने चाहिए बेबी वाइप्स, जिसमें कोई केमिकल कोई फ्रेग्रेंस वगैरह ना हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिए थे। 2-3 तरीके के मैंने ट्राई किए हुए हैं, तो वो मैं लेके गई थी। उसके अलावा मैं मॉइस्चराइज़र लेकर के गई थी बेबी का एंड ऑलिव ऑयल लेकर के गई थी एंड साथ में डायपर रैश क्रीम, डायपर्स एंड पाउडर, बेबी पाउडर मैं लेकर के गई थी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बेबी को क्लीन करने के लिए उसके कपड़े जो थे वो उतार दिए और बेबी वाइप से अच्छे से क्लीन कर लिया। तो उसके अंदर कुछ तो मतलब थोड़ा सा रहता है, पानी वगैरह रहता है, अच्छे से वो क्लीन हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है बेबी का जो भी स्किन होता है। बहुत ही सॉफ्टली करना होता है ताकि रैश, क्योंकि बच्चा जब हुआ रहता है तो शुरू में उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो एकदम आराम से आप उसको अच्छे से स्पेशली जो फोल्ड्स पड़ते हैं ना, जैसे ये है फोल्ड्स जहाँ जहाँ भी पड़ते हैं, थाइस के आसपास पड़ते हैं, तो वहाँ पर अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदगी वहाँ जमा होती है, पसीना या जो भी चीज़ है वो सब वहाँ पर इकट्ठा होता है। तो वो चीज़ अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद वॉश क्लोथ जो है उसको भी आप थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए, देन फिर एक बार पोंछ दीजिए सेटिस्फैक्शन के लिए। मैं ऐसा करती थी। एंड देन फिर उसके बाद हल्का सा हाथ में पाउडर लेना है, ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करना है बिकॉज बेबी इनहेल नहीं करना चाहिए, उसकी आंखों में नहीं जाना चाहिए। तो हाथ में बेसिकली मैं क्या करती थी, एक छोटा सा कटोरी जैसा कुछ था, मुझे याद नहीं है क्या था, कुछ बोल जैसा था जिसमें पाउडर निकाल लेती थी और जो कॉटन होती है रुई, उससे लेकर के मैं बस उसके अंडर आर्म्स में यहाँ पर जहाँ पर कि स्वेटिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा फोल्ड्स पड़ते हैं तो थोड़ी देर वो ड्राई रहे उसके लिए मैं वो पाउडर वहाँ पर लगा लेती थी। उससे खुशबू भी अच्छी आ जाती थी और मतलब बच्चे को इनहेल और उड़ता नहीं था पाउडर, बेसिकली ये है। तो इस तरीके से मैं पाउडर अप्लाई करती थी। बच्चे की स्किन अच्छे से सूख जाए तभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है। तो पाउडर लगा लिया और बाकी की पूरी स्किन पे हल्का सा मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयल जो भी है हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। वो लगा करके और बच्चा एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। देन फिर उसको आप जो भी कपड़े हैं वो आप सॉफ्ट कपड़े आप ले ही गए होंगे बेबी के लिए, वो आप वो कपड़े बच्चे को पहना सकते हैं। अब डायपर की बात कर लेती हूँ। जैसे कई लोग क्या हैं कि वो क्लोथ डायपर्स या फिर जो क्लोथ नैपी होती है वो यूज़ करते हैं। तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि अगर आप क्लोथ नैपी यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप लाइनर वगैरह यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या नैपी पैड्स यूज़ कर सकते हो, डायपर्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने सेपरेट वीडियो है वो शेयर किया है, आप वो एक बार चेकआउट कर लेना। बट मैं अपनी बात यहाँ पर बताती हूँ। तो मैंने आरव को डायपर्स पहनाए थे हॉस्पिटल में।
क्योंकि वो मैनेजेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा कर पाना स्थिति नहीं थी। बहुत सारे लोग आजकल नहीं होते हैं हमारे पास कि कोई उसके कपड़े धोता जा रहा है क्योंकि अब बच्चा जो है छोटा, वो हर घंटे 2 घंटे पे कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इतना था नहीं। स्टार्टिंग में हमने एक नैपी पहनाई थी, बट उसके बाद वो हमें लगा कि मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर हमने डायपर्स पे स्विच कर लिया था। और हॉस्पिटल वालों ने ही डायपर पहले बच्चों को जब डिलीवर दिया था हमें, तब उन्होंने डायपर में ही दिया था। तो न्यूबॉर्न डायपर मैंने लिया था। कौन कौन से डायपर्स आप यूज़ कर सकते हो उस पर भी सेपरेट वीडियो है, तो वीडियोस बहुत सारे बेसिकली आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। तो डायपर्स पहनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन ड्राई हो, कहीं कुछ उसमें रहे नहीं और हल्का सा भी मॉइस्चर ना रहे। अच्छे से सूख जाने के बाद आप पोंछ सकते हो, ऐसा नहीं कि हवा में सुखाना है। आप किसी साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से अच्छे से स्किन को ऐसे टैप कर सकते हो, ड्राई हो जाता है, कुछ ऐसा इश्यू नहीं है। उसके बाद आप चाहो तो डायपर रैश क्रीम जो होती है वो हल्का हल्का सा लेकर के, जो एरिया है जहाँ पर स्वेटिंग होती है, जहाँ पर इकट्ठा होता है पसीना वगैरह, जहाँ पर नॉर्मली रैशेस की प्रॉब्लम होती है बच्चों के, आप मतलब थाइस का जो कॉर्नर का एरिया होता है वहाँ पर पीछे बम एरिया में हल्का सा लेकर के, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी आपको, जस्ट ड्रॉप जितना आप एक ले लीजिए, पी साइज़ जितना, और वो पूरे एरिया में, छोटे से बच्चे में बस उतना सफिशिएंट होता है, जस्ट एक लेयर सी लग जाती है जिससे कि वहाँ पर स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है। तो आपको वहाँ पर बच्चे को डायपर रैश की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पक्का है अगर आप इस तरीके से ड्राई करके अच्छे से करेंगे। आरव के साथ हुआ क्या था, जब फर्स्ट टाइम उसका चेंज किया था तब सिस्टर थी वहाँ पर और उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी में, मैं तब एकदम पहली बार था तो मैं भी उठ नहीं पा रही थी, तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि गीले पर ही लगा दिया था और वो पूरा स्टिकी सा, बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने सबको समझा दिया कि भाई इसको अच्छे से ड्राई करके देन फिर डायपर रैश क्रीम लगा के देन फिर आप डायपर पहनाइए। तो ये चीज़ का आप एकदम ध्यान रखना कि डायपर पहनाने से पहले स्किन पूरी ड्राई हो, देन डायपर रैश क्रीम एंड देन फिर प्रॉपर जो उसकी न्यूबॉर्न का जो डायपर होता है, या फिर नैपी पहनाना चाहते हो तो नैपी पहना सकते हो। बाकी जो भी ऑप्शंस मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताए हैं वो आप देख लेना। जो भी आप करना चाहते हो ये स्टेप आपको, कि स्किन को अच्छे से पोंछ कर ड्राई करके देन फिर रैश क्रीम लगा के देन फिर उसको पहनाना है। तो ये तो बेसिक उसकी स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ मैंने बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देती हूँ। एक तो बच्चे को लपेटना बहुत ज़रूरी है, रैप करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए रेडीमेड रैप्स भी आते हैं, बट मैं आपको पर्सनली बोलूँगी कि आप कॉटन का बड़ा सा दुपट्टा या फिर चद्दर वगैरह जो एकदम सॉफ्ट कॉटन की होती है, अगर वो ले लेंगे तो वो प्रॉपरली बच्चे को फिट आती है। जो रेडीमेड होते हैं ना वो थोड़े बड़े बच्चों को आ जाती है, एकदम न्यूबॉर्न के लिए वो एकदम सेट नहीं होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं दुपट्टा भी ले गई थी। दुपट्टे में अच्छे से बच्चे को रैप कर लीजिए। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आगे आने वाली किसी वीडियो में आपको रैप करके बताऊंगी कि कैसे अच्छे से रैप करना है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है, उससे बच्चा अच्छे से थोड़ा सा कडल्ड फील करता है, उसको लगता है कि वो माँ के पास है, और दूसरा कि अच्छे से सोता रहता है और उसको कैरी करना भी आपके लिए आसान होता है। वरना बच्चे का पैर कहीं जा रहा है, हाथ कहीं जा रहा है, आपका कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो उसको कैरी करना काफ़ी आसान हो जाता है। फीडिंग वीडिंग कराना हो तो उसके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। तो रैप करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टाइम टू टाइम आप उसे रैप करते रहें, या फिर आप अपने आसपास किसी को बोल दें तो वो उसको टाइम टू टाइम रैप करते रहे। लूज़ हो गया तो फिर से उसको रैप कर दें। तो ये करना चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, बर्पिंग कराना बहुत ज़रूरी है। जब आप फीडिंग कराते हो तो उसके बाद बर्प कराना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से बर्प कराएंगे तो बच्चे को भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो उसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। सिर्फ वो कोलिक वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और बच्चा तुरंत, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते वो बर्प कर लेता है। मेरे केस में मैं फीड कराती थी, एंड देन मेरे फादर इन लॉ थे तो मैं उनको दे देती थी, और वो टहल के उसको 5 मिनट भी नहीं लगते थे बर्प करा के, और फिर मुझे दे देते, तो मैं उसे अपने साथ सुला लेती थी। तो ये चीज़ आप करना स्टार्टिंग से ही शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए बात का, आप कर लीजिए या किसी को बता दीजिए, जैसा भी आप मैनेज कर सके। एंड एक और चीज़, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किन कांटेक्ट देते रहिए। इससे आपको ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प मिलेगी, और बच्चे के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। हीलिंग के लिए मतलब कंफर्ट मिलता है आपको भी और बच्चे को भी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते रहें, जिससे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी जल्दी स्टिमुलेट हो सके और आपको ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और उसके अलावा बच्चे का हाथ पैर जो है वो थोड़ा ढक कर रखें। नेल कटर ज़रूर लेकर के जाएं। मैंने जो एक वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है कि बेबी नेल कटर अलग आता है, तो वो आप लेकर के जाएं, ताकि स्टार्टिंग में बच्चे के नेल्स बहुत बड़े होते हैं, तो वो आप कट कर सकते हैं, जिससे कि वो खुद को भी हार्म ना करे और आपको भी हार्म ना करे। तो नेल कटर आप अपना पर्सनल लेकर जाएंगे। मेरे को पर्सनली नेल कटर अपना खुद का पसंद है, ऐसे कहीं भी जाकर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो आरव का अलग से है, और मैं लेकर के भी गई थी
हॉस्पिटल में, और सिस्टर्स वगैरह भी कह रही थी वाह बेबी का अलग से नेल कटर है। तो मैं आपको भी बोलूँगी बहुत महंगा नहीं आता है, बट बहुत ही कंफर्टेबली उससे नेल्स बच्चों के कट हो जाते हैं, उनमें कहीं लगने का डर नहीं रहता है, बहुत अच्छा रहता है। डिफरेंस रहता है, पहले मुझे लगता था कि क्या डिफरेंस होगा, नेल कटर तो सेम है, बट फिर भी मैंने मंगाया था और मंगाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि डिफरेंस होता है। तो अभी तक मैं उस नेल कटर को यूज़ करती हूँ आरव के लिए। तो आप भी एक सेपरेट नेल कटर ले सकते हैं और बच्चे को थोड़ा कवर करके रखें, और थोड़ा सा ना वेदर देख करके, क्योंकि ऐसा सब लोग कहते हैं कि एकदम कवर करके रखो, बट अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और ज़बरदस्ती आप उसे कवर करके रखेंगे तो उसके लिए सफोकेटिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेदर को ध्यान में रखते हुए लेयरिंग कर सकते हो आप, कि एक कपड़े 2 कपड़े पहना सकते हो, कान कभी ढक दो, फिर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो, फिर इस तरीके से मतलब थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करके आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बेबी के लिए भी, आपके लिए भी। और टाइम टू टाइम डायपर्स चेंज करते रहें, डायपर्स देखते रहें कि गीला अगर हो गया तो उसे चेंज कर दीजिए, और थोड़ी देर के लिए बच्चों को एयर ही रहने दीजिए। मतलब थोड़ी देर मीन्स कुछ ऐसे 5 मिनट 3-4 मिनट ऐसे थोड़ा सा कि अच्छे से एयर पास हो जाए, देन फिर आप उसको वापस से पहना दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने की थी पर्सनली, वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको सही लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ और भी इसमें एडिशन करने के लिए है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और आई थिंक मैंने सब चीज़ कवर कर ली है, बट फिर भी अगर कुछ डाउट हो मेरे से रह गया होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कि डायपर रूटीन क्या होना चाहिए, या फिर और भी कुछ आप जो क्वेश्चन बेबी रिलेटेड चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मैं इसी तरीके के वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ चैनल पर। प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, बेबी केयर और बहुत सारे इसी टाइप के वीडियोस आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और येस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज हफ्ते में 3 दिन मैं वीडियोस डालती हूँ। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज बेबी है मेरे पास भी, तो नोटिफिकेशन बेल अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।